दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की। इसी बांदा जिले के बंगालीपुरा में मोनिका चंदेल का परिवार रहता था। मोनिका पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। इंटर पास करने के बाद उसने बीकॉम करने का फैसला किया और इसके लिए वो कानपुर चली गई। वहां उसने कृष्णापुरी स्थित श्री किशोरी गर्ल्स हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर लिया। मोनिका का स्वभाव हंसमुख और चंचल था, इसलिए वो जल्दी ही हॉस्टल की बाकी लड़कियों से घुल मिल गई। हॉस्टल में रहने के बावजूद मोनिका अपने घर वालों से लगातार बातचीत करती रहती थी। रोज फोन पर माँ पापा से हालचाल लेती और अपनी पढ़ाई के बारे में उन्हें सारी बात बताती। कभी कभी वीडियो कॉल पर बात कर सबको देख भी लेती, जिससे घर की याद कम सताती। 10 नवंबर 2024 के दिन मोनिका के पिता और भाई ने बांदा कोतवाली जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया दशहरे की छुट्टियों में मोनिका घर आई थी। अक्टूबर 2018 को मैंने उसे प्रयागराज जाने वाली बस में बैठा दिया। शुरुआत में सब ठीक था। 25 अक्टूबर 2024 तक हमारी उससे बात होती रही है, लेकिन फिर अचानक उसने कॉल करना बंद कर दिया और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगी। उसके मैसेज पढ़कर हमें कुछ अजीब लगा। जब हमने उसे वीडियो कॉल पर बात करने को कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बताया कि पापा की तबीयत बिगड़ रही है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसका कॉल नहीं आया। अब हमें चिंता होने लगी है। हमने प्रयागराज में उसके हॉस्टल में पता किया तो वहां से पता चला कि वो तो अब तक हॉस्टल लौटी ही नहीं थी। ये सुनते ही हमें किसी अनहोनी की आशंका हुई। मामला एक जवान युवती की गुमशुदगी का था, इसलिए सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने मोनिका के फोन को सर्विलांस पर लगवाया और आसपास के जिलों में उसकी गुमशुदगी की सूचना भेज दी। इसी दौरान 12 नवंबर 2024 को जालौन जिले की उरई पुलिस से एक अहम जानकारी मिली। उरई पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर 2024 की रात उन्हें हाईवे के किनारे एक युवती की लाश मिली थी। जब कोई उस युवती का पता करने नहीं आया तो हम लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि युवती ने फांसी लगाकर जान दी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि मोनिका की उम्र और हुलिया उस अनजान शव से काफी मेल खा रहे थे। इसी वजह से बांदा सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत उरई पुलिस से शव के फोटो मंगवाए। जैसे ही मोनिका के परिवार वालों ने तस्वीरें देखी, उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसकी पहचान कर ली। इस तरह लापता मोनिका का मामला अब एक संदिग्ध मौत की गुत्थी में बदल चुका था। युवती की पहचान होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने हर पहलू को खंगालना शुरू किया। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सवाल खड़े होने लगे। अगर मोनिका ने 20 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी, तो फिर 25 अक्टूबर तक उसके फोन से परिवार वालों को कुशलता के मैसेज कौन भेज रहा था? जाहिर है कोई ऐसा था जो मोनिका की मौत की सच्चाई छुपाना चाहता था। दूसरा बड़ा सवाल, अगर मोनिका ने फांसी लगाकर जान दी थी तो उसका शव किसी पेड़ या छत से लटका क्यों नहीं मिला, बल्कि वो सड़क किनारे कैसे पहुंच गया? अब यह मामला आत्महत्या से ज्यादा एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। इधर बांदा में मोनिका के परिवार वालों ने पूछताछ के दौरान कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले शेखर शुक्ला पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जब मोनिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उसके फोन से आखिरी बार बातचीत शेखर शुक्ला से ही हुई थी। यही नहीं, 18 अक्टूबर 2024 को मोनिका ने बांदा से रोडवेज बस पकड़ी थी और प्रयागराज जाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी मोबाइल लोकेशन प्रयागराज में नहीं बल्कि कानपुर के कृष्णा नगर में मिली और ये लोकेशन थी श्री किशोरी गर्ल्स हॉस्टल, जहां शेखर शुक्ला रहता था। जाहिर था कि मोनिका के परिवार वाले पहले ही शेखर शुक्ला पर
उसकी हत्या का आरोप लगा चुके थे। ऐसे में शेखर शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बांदा लाकर पूछताछ शुरू की। पहले तो शेखर ने इस मामले में कुछ भी जानने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला सच कबूल कर लिया, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। शेखर ने बताया कि पिछले 2 साल से उसके और मोनिका के बीच शारीरिक संबंध थे। अब मोनिका उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। 20 अक्टूबर 2024 को मोनिका ने उसे फोन किया और शादी की बात छेड़ी। इसी बात पर दोनों में काफी बहस हो गई। गुस्से में मोनिका ने कहा कि वो फांसी लगा लेगी और फोन काट दिया। ये सुनते ही शेखर घबरा गया। वो कानपुर से अपनी कार लेकर सीधे प्रयागराज पहुंचा, जहां मोनिका का हॉस्टल था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखता है कि मोनिका तो पहले ही फांसी लगा चुकी थी। डर के मारे शेखर बुरी तरह घबरा गया। शेखर ने आगे बताया कि मोनिका की मौत के बाद उसे लगा कि वो फंस जाएगा। अगर पुलिस को पता चला कि वो मोनिका के हॉस्टल आया था तो सारा शक उस पर ही जाएगा। डर के मारे उसने मोनिका के शव को फांसी से उतारा, अपनी कार में रखा और करीब 300 किलोमीटर दूर जालौन के उरई ले गया। वहां उसने हाईवे किनारे लाश फेंक दी और वापस कानपुर लौट आया। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो, उसने मोनिका के फोन से उसके परिवार वालों को मैसेज भी करता रहा। इससे घर वालों को लगा कि मोनिका सुरक्षित है, बस किसी वजह से कॉल नहीं कर रही है। शेखर का इरादा साफ था, मोनिका की मौत को छुपाना और खुद को बचाना। लेकिन किसी न किसी दिन सच्चाई सामने आनी ही थी। हालांकि शेखर शुक्ला की कहानी से मोनिका के परिवार वाले सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि मोनिका ने सुसाइड नहीं की, बल्कि शेखर ने उसकी हत्या की है। इस मामले पर सीओ सिटी बांदा राजीव प्रताप ने कहा कि फिलहाल शेखर को अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगर जांच में यह साबित होता है कि मोनिका की हत्या की गई थी तो आरोपी के खिलाफ और सख्त धाराएं जोड़ी जाएगी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। बांदा के बंगालीपुरा में रहने वाले करण चंदेल की 23 वर्षीय बेटी मोनिका ने 2024 को कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किया। बीकॉम की पढ़ाई के दौरान वो कल्याणपुर में श्री किशोरी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। बीकॉम पास आउट होने के बाद वो प्रयागराज में कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। हॉस्टल में रहने के दौरान हॉस्टल के मालिक शेखर शुक्ला से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। शेखर शुक्ला कानपुर के कल्याणपुर इलाके में रहता है। गर्ल्स हॉस्टल के अलावा उसका पेट्स का कारोबार भी है। बताते हैं कि शेखर की नजर मोनिका पर उसी दिन से टिक गई थी जिस रोज मोनिका ने उसके हॉस्टल में एडमिशन लिया था। इसलिए वो धीरे धीरे मोनिका के करीब जाने की कोशिश करने लगा। मोनिका तो मिलनसार और चंचल स्वभाव की थी, इसलिए जल्द ही शेखर के साथ उसकी अच्छी बनने लगी। कुछ दिनों में दोनों के ताल्लुकात इतने दोस्ताना हो गए कि एक रोज जब मोनिका बांदा आई तो शेखर को अपने घर वालों से मिलने के लिए साथ ले आई, जिसके बाद मोनिका के परिवार वालों से भी शेखर के काफी अच्छे संबंध बन गए, जिसके चलते मोनिका को वो भी कभी कभी कानपुर में अपने घर ले जाने लगा। एक दिन मौके का फायदा उठाकर मोनिका का हाथ थाम कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। मोनिका ने शेखर का प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद शेखर और मोनिका की प्रेम कहानी तेजी से आगे बढ़ने लगी। शेखर ने मोनिका से शादी करने का वादा किया था। दोनों के बीच 3 साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। इसके बाद बीकॉम की डिग्री हासिल कर मोनिका बांदा वापस आ गई, जिससे शेखर और मोनिका के मेलजोल पर रोक लग गई, जिसके चलते शेखर ने मोनिका को सलाह दी कि वो बैंक में भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रयागराज में कोचिंग ज्वाइन कर ले। मोनिका खुद भी कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने शेखर की बात मानकर प्रयागराज जाकर बैंक की कोचिंग लेना शुरू कर दिया। इससे शेखर अक्सर मोनिका के साथ समय बिताने के लिए प्रयागराज जाने लगा। कभी कभी मोनिका चुपचाप प्रयागराज से कानपुर जाकर शेखर के साथ हॉस्टल में रहती थी। इसी बीच मोनिका के घर वाले उसकी शादी की बातचीत करने लगे, तो मोनिका ने शेखर पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
जिससे शेखर परेशान रहने लगा। दशहरा पर मोनिका बांदा आने के बाद 18 अक्टूबर 2024 को वापस प्रयागराज जाने के लिए निकली, लेकिन बस से प्रयागराज जाते हुए वो रास्ते में कानपुर उतरकर शेखर के पास चली गई। 2 दिन तक दोनों हॉस्टल में बिताए। मोनिका का मकसद इस दौरान शेखर को शादी के लिए राजी करना था, लेकिन इस दौरान मोनिका को पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में शेखर ने हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य युवती से संबंध बना लिया है। इतना ही नहीं, उस लड़की से भी शादी करने का वादा किया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई और 20 अक्टूबर 2024 को मोनिका प्रयागराज चली गई। वहां पहुंचकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मोनिका के परिवार वालों का कहना है कि मोनिका की शेखर ने हत्या की है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका द्वारा फांसी लगाने की बात सामने आई है। इसलिए फिलहाल आरोपी के खिलाफ अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने का रिपोर्ट दर्ज किया गया है। उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।